तो हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान तो एक बार फिर से आपके पाइथन क्लासेस में। और बच्चे, जैसा कि मैं एलसीआर सर्किट को लेकर या पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर 2 वीडियो बना चुके हैं और दोनों वीडियो बहुत बेहतरीन लगी आप लोगों को। उसके लिए भैया तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको चाहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूं। तो आज जो मैं इसको लेकर आया हूं, आज इसका फाइनल पार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। फिर इसका एक वन शॉट अपलोड करेंगे, बहुत बढ़िया वन शॉट बना दिया है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा वो भी। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो आज का जो टॉपिक है वो हम क्लियर करने वाले हैं, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि सर वो दोनों वीडियो कहां मिलेंगी। तो वो दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी और किसी को ढूंढना ना पड़े, तो इसलिए मैं इसका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वीडियो 1 कौन सी और वीडियो 2 कौन सी है। ठीक है भैया, तो सबका प्यार बना रहे। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज आ गया भैया इस चैप्टर का। मैंने कहा था कि सबसे खतरनाक और सबसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग फेज आ चुका है जिसका नाम है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। और आज आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। आप सबको पता है बच्चे, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो फ्रीक्वेंसी है ना, सेम एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चा, सेम एम्पलीट्यूड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, सेम एम्पलीट्यूड का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की और वो आपस में कंबाइन हो जाए तो उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो काफी लार्ज हो जाते हैं, है ना। टू सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आती है तो सर उनका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है और यही लार्ज एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, ये यही लार्ज जो एम्पलीट्यूड बन गया आपका, जो लार्ज एम्पलीट्यूड प्राप्त किया आप लोगों का, वही क्या होता है, आपका रेजोनेंस होता है। अब ये सर रेजोनेंस कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, पहले तो ये बताओ कि सर एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस बनाएंगे कैसे, है ना। तो ध्यान रखिए, रेजोनेंस का मतलब होता है लार्ज फ्रीक्वेंसी बनाना, लार्ज एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी बनाना। लार्ज एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी बनेगी तो सर रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर एलसीआर सर्किट को हम लोग रेजोनेंस कैसे बनाएं। तो रेजोनेंस बनाने के लिए बच्चा इसका जो जेड है, जेड बोले तो इंपेडेंस है। ठीक है, इंपेडेंस जो होता है सर वो मिनिमम होना चाहिए। इंपेडेंस शुड बी मिनिमम, ठीक है, शुड बी मिनिमम। और अगर इंपेडेंस मिनिमम करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इंपेडेंस है क्या। तो सर एलसीआर सर्किट का जेड होता है आपके पास में रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और प्लस में भैया आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये सब मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा आपको ये ध्यान से सुनना है। आप सोचोगे सर तब होगा जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाए। जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो आप कहोगे सर एक्सएल माइनस एक्ससी को भी एक्सएल बना दोगे, प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कैंसिल हो जाएगा और इस कंडीशन में जेड मिनिमम होगा, जेड इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो रेजोनेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए। और इंपेडेंस मिनिमम कब होगा, आप बोलोगे सर इंपेडेंस तब मिनिमम होगा जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा। और जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो आप कहोगे सर जेड इक्वल्स टू आर आ जाएगा। ओनली द रेजिस्टेंस, है ना। देखिए जो आपका एलसीआर सर्किट होता है उसमें सर एक एल होता है, एक सी होता है और एक आर होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो गया, ये एल है, ये सी है और ये आर है, तो आप कहोगे सर जो जेड है वो केवल किसके इक्वल है, वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। और ऐसी कंडीशन में जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है तो सर एक्सएल की वैल्यू होती है, आपको पता है सर ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू होती है सर 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको इधर लेकर आओ, आप बोलोगे सर ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी इज इक्वल्स टू में 1, है ना। ओमेगा इंटू ओमेगा, आप बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी इक्वल्स टू 1। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया सर 1 अपॉन एल सी। कितना हो गया बच्चे, 1 अपॉन एल सी। इधर ले आओ बच्चे फटाफट से, आप कहोगे सर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। और ओमेगा वैल्यू होती है सर 2 पाई न्यू। न्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है और रूट में एल सी, तो सर न्यू इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। एक बार फटाफट से बताओ, यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि सर कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ये एलसीआर सर्किट है, वो क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। यानी हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह की फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। बोलो सारी बातें क्लियर हो गई। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से बता दूं, रेजोनेंस का मतलब होता है कि सर जब दो सेम टाइप, सेम एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी आपस में मर्ज करता है तो सर उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। और जब एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा लार्ज हो जाएगा तो यही बन जाता है रेजोनेंस। अब एलसीआर सर्किट को रेजोनेट करना था। एलसीआर सर्किट को रेजोनेट करने के लिए कंडीशन होती है सर इंपेडेंस शुड बी मिनिमम। इंपेडेंस तभी मिनिमम होगा जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्ससी के। और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो सर इसका हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाता है जो कितना है 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है।
चलिए अब इसका और आगे समझते हैं। सर ये जो रेजोनेंस है कहाँ यूज होता है, क्या यूज है सर इसका रेजोनेंस का, तो अभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल बहुत प्यार से। आपने देखा होगा सर रेडियो, है ना, रेडियो आप ऐसे समझिए सर, रेडियो जो बना होता है वो एल और सी सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, रेडियो में एलसी सर्किट होता है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार फैक्टर आपको समझ में आएगा। यहाँ सर उसमें एलसीआर सर्किट जो है किसमें लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। आप कहोगे सर इधर एक एंटीना होता है ना, इधर एक एंटीना होता है भाई, ये एंटीना है, एंटीना पहले जमाने में चलता था, ये सर सी है और ये सर एल है। तो इस एंटीना पर क्या हो रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा, इस रेजोनेंस का क्या फायदा होता है। इस जो ये हमारा एंटीना है सर, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती है, ये डिफरेंट हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को गेट कर रहा है। आप क्या काम करते हो सर, आप क्या करते हो, इसको घुमाते हो और इसका सी चेंज करते हो। सी चेंज होने से सर इसका और इसका क्या मिल जाता है, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जैसे आप लोग करते हो 93.5 रेड एफएम, तो ये कब आएगा सर, जब इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, है ना। आपने 93.5 कर दिया तो 93.5 इसकी है और इसकी भी 93.5 है, तो आप कहोगे सर लार्ज एम्पलीट्यूड बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का, तो रेजोनेंस होगा। और जब जो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा लार्ज हो जाएगी तो सर इसी फ्रीक्वेंसी का करंट इसमें पास होगा, हाई एम्पियर करंट इसी फ्रीक्वेंसी का पास होगा। तो आपको जो रेडियो पर है सर यही साउंड सुनाई देगा जो 93.5 पर आ रहा है। बाकी जो साउंड इस एंटीना पर रिसीव हो रहे थे वो अपने आप में डल हो जाएंगे। ध्यान से समझना, फिर से बताता हूं, आप क्या करते हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को घुमाते हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को घुमाकर इसकी फ्रीक्वेंसी आपने 93.5 सेट कर दी, तो एंटीना पर अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही थी। ठीक है, जब ढेर सारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी 93.5 हुई, इस पर भी 93.5 हुई, तो दोनों क्या होगी सर, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो लार्ज एम्पलीट्यूड बनेंगे, और जब लार्ज एम्पलीट्यूड बनेंगे तो सर रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो हमारी रेडियो पर केवल यही साउंड सुनाई देगा जो 93.5 पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो 93.5 पर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर कहते हैं इसे। क्वालिटी फैक्टर क्या कब आएगी आपकी, जब सर शार्पनेस ऑफ कर्व होगा, शार्पनेस, ठीक है, ऑफ कर्व। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि साउंड कब ज्यादा आपको अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, साउंड कब आपको अच्छा सुनाई देगा, तो साउंड तब अच्छा सुनाई देगा जब सर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। देखो ध्यान से समझना, ये मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं सर, ये फ्रीक्वेंसी और करंट ग्राफ है। एक तो ग्राफ ये है सर, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राफ ये है सर, ये सर म्यू है, यहां भी आई है आपका, एक ग्राफ ये है। आप कहोगे सर कहां साउंड अच्छा सुनाई देगा, अच्छा देखो जहां पर आपको क्लियर कर लो सीधा सीधा आप कहां पर अच्छा चल पाएंगे, जहां भीड़ ज्यादा हो या जहां भीड़ कम हो। आप बोलोगे सर जहां भीड़ कम हो, लोग कम हो, लोग कम हो तो सर मुझे खुला इलाका मिलेगा और मैं आसानी से चल पाऊंगा। तो भाई साहब अगर यहां पर आप देख रहे हो तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है, आप बोलोगे सर ये ग्राफ ज्यादा शार्प है। अब शार्प बनाने के पीछे रीजन क्या था कि भैया यहाँ पर जो है सर लार्ज फ्रीक्वेंसीज आएंगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा सर। देखो इतने बड़े एरिया में, यहाँ से देखो तो इतने बड़े एरिया में फ्रीक्वेंसीज आ रही है, और इतने बड़े एरिया में फ्रीक्वेंसी आएंगी तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। और यहाँ आप देखोगे सर, तो यहाँ पर आप देखने जाओ तो सर इतने एरिया में फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, इतने एरिया में ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो भैया आप मुझे बताओ, जो मुझे साउंड सुनाई देगा इस रेडियो में, जो मुझे साउंड सुनाई देगा रेडियो पर, जो मुझे साउंड अच्छा नजर आएगा वो यहाँ पर नजर आएगा या यहाँ पर। आप बोलोगे सर यहाँ पर नजर अच्छा ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड की क्वालिटी बढ़ जाएगी। वाई बढ़ जाएगी भैया, क्योंकि यहाँ पर सर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है। क्वालिटी फैक्टर ऐसे मान लीजिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा तो भैया क्या होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। और आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी तो सर क्वालिटी साउंड की घट जाएगी। तो दैट्स वाई, यानी जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, शार्पनेस ऑफ द कर्व। जितना ज्यादा कर्व शार्प होगा उतनी ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी घटेंगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी घटेंगी तो भैया हमें साउंड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी सुनाई देगी। तो इसलिए हमारा जो कर्व होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, याद रखिएगा किसका, क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर ज्यादा अच्छा मेंशन होगा, यहाँ पर ज्यादा सुनाई देगी मुझे अच्छी बतौर ऑफ यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है तो यार यहाँ पर साउंड को चलने में, वो फ्रीक्वेंसी आने में, है ना, क्या होगा, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज मिसमैच हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा साउंड, ऐसे आपने सुना होगा टीवी में रेडियो में सर सर का साउंड सुनाई देता है, तो इस वजह से ही जब आप उसको शार्प कर दोगे सर, शार्प करने से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज कम हो जाएंगी, कम हो जाएगी तो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अब ये जो क्यू फैक्टर होता है सर ये कितना होता है, तो सर जो क्यू फैक्टर होता है हमारे पास में उसके सर होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड अपॉन में आप बोलोगे सर जी बैंड विड्थ, है ना, बैंड विड्थ, ये बैंड विड्थ होती है, कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये सर बैंड विड्थ हो रही है। तो भैया आप बोलोगे सर जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सर 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी होती है, और ये जो सर बैंड विड्थ है ये सर आर अपॉन एल होता है ना। अब आप एक चीज समझिएगा, जो चौथा पद है सर वो पहले के पास जाता है ना, और तीसरा पद दूसरे के पास जाता है सर, आर इंटू रूट में एल सी, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। आप बोलोगे सर एल अपॉन आर इंटू क्या मैं इसको रूट एल इंटू रूट सी लिख दूं, है ना। अब रूट एल से इसे काटोगे तो सर रूट एल टाइम कट जाएगा, तो क्यू फैक्टर कितना आ गया सर 1 अपॉन आर रूट में एल अपॉन में रूट में सी, तो ये सर क्यू फैक्टर सीधा सीधा हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर रूट में एल सी, ये आपका क्यू फैक्टर हो गया। धीरे 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 बताओ जल्दी फटाफट से, क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कि सर क्यू फैक्टर जो है इतना आ जाता है। एक फॉर्मूला तो सीधा सीधा यहां से है सर, और एक फॉर्मूला सर यहां से है सीधा सीधा 1 अपॉन आर, ठीक है, रूट में एल अपॉन में सी, ठीक है। बोलो क्लियर हुई बात है कि नहीं क्लियर हुई। और कई जगह मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ सर सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी अपॉन में रूट फैक्टर कितना है आर अपॉन एल, तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इस ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही रहने दूं, जैसे यहाँ पर रू 1 अपॉन एल सी ना करके ओमेगा रहने दूं, तो ये आर अपॉन एल हो जाएगा ना, आर अपॉन एल होगा तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया, तो मैं इसके हिसाब से भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो 1 अपॉन रूट एल सी यहाँ पर लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यू फैक्टर एंड शार्पनेस, व्हाई वी नीड द शार्पनेस, इसलिए जरूरी है क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा क्वालिटी का साउंड सुनाई देगा, ठीक है बच्चे। चलो ऐसे ही मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, सारी चीजें है ना मजेदार तरीके से है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप सब निकाल लेंगे। ये कह रहा सर एक एलसीआर सर्किट में L इज इक्वल टू 2 हेनरी है, C इज इक्वल टू 32 माइक्रोफैराड है, और R इज इक्वल टू 10 ओम है। तो सर हमने इसका Q एंड ओमेगा फाइंड करना है। क्या पूछ रहा है सर, हमें इसका Q एंड ओमेगा फाइंड करना है। तो चलो बच्चों सारा एकदम क्लियर कर लेते हैं। L दिया सर 2 हेनरी, ओमेगा दिया, ओमेगा हमें निकालना है भाई, R दिया सर मुझे 10 ओम, और जो C है सर वो है 32 माइक्रोफैराड। आप बोलोगे सर 32 माइक्रो को 10 की पावर -6 फैराड लिख सकते हैं। तो भाई ओमेगा हमसे सबसे पहले पूछा है, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी, ओमेगा हो गया सर 1 अपॉन रूट एल, कितना है सर 2, सी कितना है 32 इंटू 10 की पावर -6। तो सर ओमेगा की वैल्यू सीधा सीधा हो गया 64 इंटू 10 की पावर -6। आगे जाके इसे सॉल्व करोगे तो सर ये हो जाएगा 64 का रूट होता है 8 इंटू 10 की पावर -3, ओमेगा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा भाई साहब, ओमेगा की वैल्यू आ गई सर 1000 अपॉन 8, और भाई साहब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 125, सीधा सीधा देखो, है ना, सिंपल सी बात है। अब ओमेगा आ गया, अब सही है, अब क्या चाहिए सर मेरे को, क्यू भी चाहिए, क्यू फैक्टर। तो भाई मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ओमेगा अपॉन आर अपॉन एल कर सकता हूं मैं, तो भाई एल ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आई है भाई 125। अब आप कहोगे सर यही क्यों लगा रहे हो आप फॉर्मूला क्यू फैक्टर का, क्योंकि भाई मुझे ओमेगा की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो सीधा सीधा ओमेगा कैसे यही आ जाएगा ना, रूट वूट क्यों सॉल्व करना, डायरेक्ट यहीं से रखो। एल की वैल्यू सर जी 2, और इसकी वैल्यू सर 10, तो ये 5 टाइम, ये सर आ गया कितना 25 आ गया, सिंपल सी बात है भाई साहब, ऐसे आप आंसर कर लोगे, ठीक है। अब फटाफट से इसको सॉल्व करने के बाद अब एक चलते हैं पावर फैक्टर की तरफ, किसकी तरफ भैया, पावर फैक्टर ऑफ एसी करंट, ठीक है। और जैसे पावर फैक्टर की तरफ चलेंगे उसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो फटाफट से रफ करते हैं। और पावर फैक्टर टॉपिक है पावर ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। पावर ऑफ एसी सर्किट में हम सबको पता है, नॉर्मल आप सब जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, सिंपल सी बात है सर जी, ये तो कोई है ही नहीं। अब लेकिन एसी सर्किट के लिए वी नहीं होता भाई साहब, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और आई नहीं होता भाई साहब, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। आप सबको ये पता है, पुट कर दो, तो आप कहोगे सर वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंपल सी बात है। पी इज इक्वल टू सर जी हो गया वी नॉट आई नॉट, और ये सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आप बस ये सब लिख लेना, ये सब कर लो इसे कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है किसके लिए सर, फॉर 1 साइकिल के लिए, है ना। याद रखो जब हम एसी सर्किट की 1 साइकिल करते हैं ना ऐसे कंप्लीट, तो इस पूरी एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ सर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, आप बोलोगे सर वी नॉट इंटू आई नॉट, आप हो जाएगा सर 1/2, तो पी सर हो गया वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2। क्या इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिखा जा सकता, आप कहोगे हाँ सर जी लिखा जा सकता है, तो सर जी ये होगी VRMS और ये होगी सर जी IRMS। तो भैया इतना करंट होता है किसमें, हमारी
एसी सर्किट के सोर्स में P इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS। अब इसी पर आता है, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन आता है बच्चे जिसका नाम है वॉटलेस करंट। ठीक है, तो बच्चों अब पावर फैक्टर के ऊपर है ना भाई मेरे लोग, जितने भी पावर फैक्टर के ऊपर है ना एक टॉपिक आता है, एक है सर वॉटलेस करंट। ठीक है, क्या होता है सर? वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट किसे कहते हैं सर? तो वॉटलेस करंट ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, नो लॉस ऑफ पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, कि जब हमारे पास में एसी सर्किट में कोई लॉस ऑफ पावर ऐसा नहीं जाता, कोई भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता, ना ही किसी पावर का लॉस होता है, तो इसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। आप कहोगे सर क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? भाई रियल में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन रियल ऐसा कोई सर्किट पॉसिबल ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी तो वॉटलेस करंट जाएगा। बट एसी सर्किट में एक कंडीशन आती है सर जी, एक कंडीशन आती है जब आपका व्हेन योर सर्किट इज मेड अप ऑफ ओनली L एंड C इन सीरीज। जब आपका जो सर्किट है सर वो L और C सीरीज में जुड़ा होता है तब ये कंडीशन आती है। आप पूछोगे सर कैसे? आप कहोगे भैया जब हम L और C का फेजर डायग्राम बनाते हैं, L और C का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है सर जी I यहाँ पर है, तो यहाँ भी जो इनका फाई होता है 90 डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री VL आगे होता है, और C में भी सर 90 डिग्री क्या होता है आपका, ये कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस दोनों में 90 डिग्री का होता है। और जब L और C में फेज डिफरेंस क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, तो सर आप कहोगे P इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। और अगर फाई की वैल्यू सर 90 आ जाती है, पाई बाई 2 आ जाएगी, सर P इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू सर कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 सर जीरो होता है, तो सर पावर कितनी कंज्यूम होगी? आप कहोगे सर जीरो। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास में क्या हो सर? LC सर्किट जुड़ा हो। इसी को कहते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, इस कंडीशन में सर जो आपका सर्किट होता है उसमें बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। इस मिनिमम रेजिस्टेंस को नेग्लाइजेबल कह सकते हैं, इसीलिए इसमें सर, ठीक है, इसीलिए सर इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इसीलिए सर हम इसको क्या कह देते हैं? आप बताएंगे सर वॉटलेस करंट कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है और इसका जो फेज डिफरेंस है सर वो 90 है, तो यहाँ पर नो लॉस ऑफ करंट या नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो इसी को वॉटलेस करंट कहते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और ठीक है जी, एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर है उसके बारे में समझते हैं। देखो सबको पता है सर P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, और हमें पता है सर V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, और सर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। इतना हमें पता है कि इतना होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आप कहोगे सर V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सर इंटू में I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप बोलोगे सर जी फाइव काय को रख दिया यहाँ पर? आपको पता है कि सर जब भी करंट या वोल्टेज पास होता है एसी सर्किट में तो इनके बीच में एक फेज डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, आई कभी आगे हो जा रहा है, कभी आई पीछे हो जा रहा है, तो वो जो डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया सर माइनस का फाइव है। अब आप बोलोगे सर P इज इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आप बोलोगे सर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये जो कंडीशन है क्या ये सर ऐसी नहीं बन रही साइन A माइनस बी? क्या आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है कभी 10th में 11th में? कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब इसको। ये होता है सर साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आप यहां पुट करोगे बच्चे V नॉट आई नॉट, ये कितना भैया? साइन ओमेगा टी। आप सर यहां ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप बोलोगे सर साइन, अब A कितना है? ओमेगा टी, B कितना है सर? फाइव है, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, है ना? सिंपल सी बात है सर, है ना? इतना आपने कर लिया सर, सिंपल सी बात है। अब होता है सर P इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू आई नॉट, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे सर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू सर जी साइन फाइव हो गया। अब आप एक चीज लिख लीजिए, एक चीज सभी बच्चे लिख लेंगे, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल है जी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है सर जी उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और जो सर जी कॉस ओमेगा टी है सर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज आप लोग मेंशन कर लेना कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है और कॉस ओमेगा टी सर जी 0 होता है। यहां पर पुट करेंगे आप भैया आंसर को, है ना? आप यहां पर पुट करेंगे इसको तो सर ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट
इसकी वैल्यू 1/2 cos फाई हो गया, और माइनस भाई साहब ये सारा 0 हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू हो गया सर V नॉट I नॉट अपॉन में 2 इंटू cos फाई। ठीक है जी भाई साहब, ये हो गया cos फाई। अब आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √2 इंटू I नॉट अपॉन √2, यानी 2 को मैं √2 इंटू √2 में तो तोड़ सकता हूँ ना भाई, इतना तो मैथ मैंने पढ़ा है। अब ये जो वैल्यू है सर, ये वैल्यू किसकी होती है? आप बोलोगे सर जी ये तो VRMS सा लग रहा है, ये IRMS लग रहा है, और ये cos फाई होगा। तो भाई यही है पावर फैक्टर। एकदम फटाफट से आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीके से आप कोई नहीं करा सकता। ठीक है, एकदम मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कराने की कोशिश की है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक मजेदार क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ये पिछले टाइम पर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझना इसको। तो मैंने कहा सर एक एलसीआर सर्किट है ना, एक एलसीआर सर्किट है, एल है, सी है, आर है। इसमें सर एल गिवन है 0.1 हेनरी, सी गिवन है सर 62.5 हेनरी, 5 माइक्रोफैरड। तो क्या मैं इसको 62.5 इंटू 10 की पावर -6 कर लेंगे। और सर इसमें जो आर है वो है भैया 20 ओम, है ना, सीधा सीधा ये हो गया हमारे पास में। सबसे पहले पूछ रहा है सर इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस होता है सर जी Z इज इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो सर जी जब मुझे XL निकालना है तो XL की वैल्यू होती है भाई ओमेगा, XC की भी वैल्यू होती है सर 1/ओमेगा C। तो सीधा सीधा यहाँ पर सबसे पहले टारगेट है ओमेगा, तो सबसे पहले मुझे निकालना है ओमेगा। और ओमेगा निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है कि सर ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 1/√LC, है ना जी, यहां पर रख दो 1/√L की वैल्यू भाई 0.1, और C कितना आप बोलोगे सर जी 62.5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो क्या ओमेगा इज इक्वल्स टू, एक बार फटाफट से बताओ, रूट में 625 इंटू 1/100 इंटू 10 की पावर -6। आप बोलोगे सर जी 100 कैसे आया? भाई पॉइंट हटाओ 10 आ गया, पॉइंट हटाओ 10 आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया सर सीधा सीधा 1/√625 10 की पावर -8। ये दोनों ऊपर जाएंगी सर, माइनस में हो जाएंगी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया सर 25 इंटू 10 की पावर -4। ओमेगा हो गया सर 10 की पावर 4 अपॉन 25। तो ओमेगा की वैल्यू सीधी सीधी आ गई भाई साहब। 10 की पावर 4 को 1 2 ऐसे कर सकते हैं, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर जी 25 4 जा कितना हो गया, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या 400 हो गया, जल्दी बताओ, है ना, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड हो गया फटाफट से। ओमेगा की वैल्यू निकल गई इतनी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं, बस ओमेगा निकालना है। अब ओमेगा निकलते ही सर एक्सएल निकाल लो, सिंपल सी बात है सर। एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो सर एक्सएल की वैल्यू हो गई, ओमेगा कितना था भैया 400, और एल की वैल्यू सर जी 0.1। तो सर एक्सएल हो गया 40, है ना, 0.1 से कट जाएगा, एक्सएल हो गया 40 ओम। फिर सर एक्ससी निकालोगे जो कि 1/ओमेगा सी है। आप बोलोगे सर 1/ओमेगा की वैल्यू तो 400 है, सी की वैल्यू सर 62.5 इंटू 10 की पावर -6 है। सर एक्ससी हो गया 1/400 इंटू 625 अपॉन में 10, और इसे 10 की पावर ऊपर गई भाई साहब प्लस का 6 हो गई। एक 10 से भाई साहब ये पॉइंट हटाया, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। एक्ससी इज इक्वल्स टू हो गया भाई साहब 10 की पावर 6 थी ना भाई, 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसे कर लो, 3 बार तोड़ लिया, 4625। अब एक बार बताओ 25 से ये कितनी बार जाता है 25। आप बोलोगे सर ये 4 टाइम, फिर सर ये 25 से ये भी 4 टाइम, और 4 से सर ये 10 टाइम, और 10 से सर ये 1 टाइम। तो क्या एक्ससी भी 40 आ गया, जल्दी बताओ। एक्सएल भी 40 आ गया, एक्ससी भी 40 आ गया। सर जेड कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एक्सएल 40, एक्ससी भी 40, और प्लस आर कितना था 20 का स्क्वायर। भाई ये तो कैंसिल हो गए, तो सर जेड सीधा सीधा आ गया 20 ओम। एक बार फटाफट से बताओ, मजा आया आपको करने में, है ना, मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, सारी वैल्यू पुट करी भाई साहब, हमने आंसर निकाल लिया सर, जेड आ गया आपका इतना। चलो जेड आ गया, इंपेडेंस का क्लियर हो गया, इंपेडेंस क्लियर हो गया सर, 20 ओम आ गया। अब हमसे पूछ रहा है सर फेज डिफरेंस कितना होता है। हाँ जी, क्या पूछा है हम लोगों से? फेज डिफरेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, और आराम से इसको घर पे सॉल्व करना। इंपेडेंस क्या होता है? आप बोलोगे सर इंपेडेंस, सॉरी इंपेडेंस तो हो गया, आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस। सर फेज डिफरेंस हो जाता है tan फाई, और tan फाई कितना होता है भाई? आप बोलोगे सर tan फाई होता है XL माइनस XC अपॉन में R। आप बोलोगे सर tan फाई XL कितना था 40 था, XL भी 40 है, R 20।
तो tan फाई भाई ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 0, तो फाई आ गया भाई 0 डिग्री, क्योंकि tan में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। फिर सर होता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो है सर, पावर फैक्टर ये होता है सर सीधी सीधी बात है R अपॉन में L। R कितना था सर मेरे पास में, बोलोगे सर R था आपके पास में 20, L था कितना सर 0.1, आपने यहाँ सर ये आ गया तो पावर फैक्टर आ गया सर 200 वाट। ठीक है, 200 वाट का पावर फैक्टर आ गया भाई साहब सीधा सीधा आपके, क्योंकि ठीक है कॉस फाई कॉस जीरो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 200 वाट आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, बोलो क्लियर हुई बात है कि नहीं। तो सारी की सारी चीजें आपको सॉल्व कर लेनी है इस तरह से एलसीआर सर्किट से। ठीक, कोई भी बात आ जाए आप लोगों को फटाफट लगा देना इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर की सारी बातें आप लोगों को क्लियर करनी है। ठीक है, एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। हम इसको 4 पार्टों में तोड़कर पढ़ेंगे भाई साहब, 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे ट्रांसफॉर्मर को। सबसे पहली बात आती है सर डेफिनेशन की। ठीक है जी, सबसे पहली बात आती है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो सर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये होती है कि ये सर इट इज अ डिवाइस, ठीक है, इट इज अ डिवाइस, ध्यान से समझते रहना, विच कैन कन्वर्ट एसी वोल्टेज, ठीक है, हाई एसी वोल्टेज और करंट टू लो और वाइस वर्सा। यानी ये सर हाई को लो में कन्वर्ट कर सकता है और लो को हाई में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सर एसी वोल्टेज को या करंट को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे सर जी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। फिर उसके बाद सर जब ये ट्रांसफॉर्मर हो गया तो सर इसका क्या होता है, आप बोलोगे सर ये इसका वो बता दो प्रिंसिपल क्या होता है सर। ठीक है, तो सर इसका प्रिंसिपल सीधा सीधा आप लिखोगे सर इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सर, इसमें 2 कॉइल होती है। ठीक है, इसमें 2 कॉइल होती हैं और सर पहले वाले में हम करंट पास करते हैं तो दूसरे वाले में फ्लक्स चेंज होता है, और वह जब फ्लक्स चेंज होगा तो सर वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। इस बारे में ये काम करता है। तो सीधा सीधा किस पर वर्क कर रहा है सर, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डज ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन डीसी। आपसे पूछा गया कि सर क्या काम जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी करंट पर काम करता है, तो आप क्या लिखोगे आंसर, आप लिखोगे सर जी नो, ये डीसी पर वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता सर डीसी पर, क्योंकि डीसी का जो मैंने ग्राफ बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि सर डीसी में कोई करंट चेंज नहीं होता, और जब करंट चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन करंट, और अगर करंट में कोई चेंज नहीं होगा भाई साहब तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा। और जब म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, जल्दी बताओ, जब म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो क्या ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा, आप बोलोगे नहीं करेगा सर जी। तो जब जब ये डीसी की बात आएगी तो सर डीसी पर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि चेंज इन करंट चाहिए और चेंज इन करंट होता है एसी में, इसलिए डीसी पर काम नहीं करता। दूसरी बात होता है सर ये कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है इसका, है ना, कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। तो भाई सीधा सीधा समझना है सर, इसमें आपको क्या लेना है ना, कॉइल लेनी है रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती हैं सर जी, है ना, जो होलोड हैं, होलोड मतलब खोखली हैं बीच में से, और फिर उन्हें सर एक के ऊपर एक आपको इस तरह से लपेटते हुए जाना है, और इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। इसके एक तरफ सर हम लोग क्या लगाते हैं, प्राइमरी कॉइल सेटअप कर देते हैं, और दूसरी तरफ सर हमें ये सेकेंडरी कॉइल लगानी है। तो ये जो है भैया, ये है आपका, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, मैंने अच्छा ये तो बताया ही नहीं यार मैंने आपको। ट्रांसफॉर्मर ध्यान से सुनिए, ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप का होता है, ये आप लोग समझ लीजिए, 2 टाइप का होता है। पहला होता है सर स्टेप अप, और सर दूसरा होता है स्टेप डाउन। अब ये स्टेप अप क्या करता है सर, लो वोल्टेज को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, लो वोल्टेज को सर ये हाई में कन्वर्ट करेगा, और सर स्टेप डाउन का मतलब ही जैसे आपको पता लग रहा है, हाई वोल्टेज को सर ये लो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है हमारे पास में 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मर, सर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब जब मैंने कहा भाई साहब कि यहां पर आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है और सर एक आपके पास में सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो सर प्राइमरी कॉइल को हम लोग इस तरह से
एसी सोर्स से जोड़ देंगे। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये सर स्टेप अप है। स्टेप अप में आपको क्या समझना बच्चे, जो प्राइमरी कॉइल है सर उसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स है वो क्या है? कम है, नंबर ऑफ टर्न सर कम है। और सेकेंडरी कॉइल में सर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है भैया? ये आप बोलोगे सर लार्ज है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। इससे क्या होता है सर, जब कॉइल यहां से यहां जाएगा तो सर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से क्या होगा आपको पता है सर, E इज इक्वल्स टू होता है माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। तो E1 N1, E2 हो जाएगा सर माइनस का n डी फाई बी अपॉन में D2, ठीक है जी, dt हो जाएगा, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो आपका ईएमएफ है वो सर किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ईएमएफ ज्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतना ईएमएफ कम होगा। अगर अब स्टेप डाउन बनाना है तो स्टेप डाउन बनाने के लिए मैं एक ही बना देता हूं ऐसे, इसमें सर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल में सर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में भैया क्या होंगे? ऐसे मान लो सर जी कम होंगे। ये सर सेकेंडरी कॉइल है जहां से लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहां से सर एसी सोर्स कनेक्टेड हो जाएगा आपका। ये प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ इतनी बातें, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर सर एक ही ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकती है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। ये दो टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप वन लो वोल्टेज को हाई में करता है, स्टेप डाउन सर हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन जब हम स्टेप अप बनाते हैं तो सर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो ईएमएफ यहां से होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। जबकि स्टेप डाउन बनाओगे तो सर इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा। सीधी सीधी बात, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। अब ये बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सर ट्रांसफार्मर का, ठीक है, पावर कितनी है, कैसे है? तो आप बोलोगे सर जी जो ईएमएफ है, सीधा सीधा जो आप कहोगे सर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सर जो पावर होती है P1 इज इक्वल्स टू P2, पहली कॉइल की पावर दूसरी कॉइल की पावर दोनों सेम होंगी। तो पहले बोलोगे सर V1I इज इक्वल्स टू V2I, ठीक है, V1I1 V2I2। अब आप सीधा सीधा कह सकते हो सर V1 V1 नहीं है, E1 है, E1 I1 है और सर ये E2 I2 है। तो मैं कह रहा हूं सर E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 हो जाएगा। जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप ये समझ लेना ध्यान से कि इतना आपका आता है ईएमएफ, इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था सर ईएमएफ प्राइमरी कॉइल का हो जाएगा सर माइनस का N1 d5V अपॉन dt। दूसरा सर E सेकेंडरी कॉइल का हो जाएगा आपके पास में N2 d5V अपॉन dt। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आपका जो EP अपॉन ES है वो किसके इक्वल है? N1 अपॉन N2 के इक्वल होता है, ठीक है। माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। तो E जो है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है सर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब इफिशियंसी के मतलब क्या होता है सर? इफिशियंसी का मतलब होता है कि सर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इफिशियंसी जो मेजर होती है वो सर ईटा से मेजर होती है आपकी। ईटा इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर, ठीक है भाई साहब। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, इनका जो रेशियो है वही क्या होता है भाई साहब? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है। और एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% इफिशियंट नहीं होता। ओनली आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही आपका 100% क्या हो सकता है? इफिशियंट हो सकता है। बिकॉज ऑफ इसमें सर जी लॉसेज ऑफ करंट होता है ना, इसमें लॉसेज ऑफ करंट होता है, लॉसेज ऑफ बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉसेज ऑफ एनर्जी हो रहा है। जब ढेर सारी लॉसेज ऑफ एनर्जी होंगी तो ये ट्रांसफॉर्मर 100% इफिशियंट कैसे होगा? मान लीजिए कौन कौन सा लॉस हो रहा है। आप पहले सर जी इसमें एडी करंट बनेगा, है ना, एडी करंट बनेगा। कितना भी हम इसे लैमिनेट कर ले लेकिन एडी करंट तो बनेगा ही बनेगा। तो एडी करंट से लॉस होगा। दूसरा सर जो वायर हम लोग ले रहे हैं इसमें, वो हम जो कॉइल बनाने में वायर ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वायर के रेजिस्टेंस से इसमें लॉस होगा। तीसरी बात क्या सर, इसमें एडी करंट हो गया और इसकी वजह से हो गया। दूसरा सर फ्लक्स लॉस होगा, फ्लक्स लॉस। जब पहली कॉइल का, देखिए ध्यान से समझिए, जब प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो किस में जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में जाएगा। मुझे बताओ यहां से फ्लक्स इसमें जाएगा तो कंप्लीट फ्लक्स जा सकता है क्या? तो सर फ्लक्स की लॉस होने की वजह से एनर्जी में लॉस होगा।
ठीक है। तो ढेर सारे एनर्जी लॉसेस हैं, इसकी वजह से कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशिएंट नहीं है। ओनली कितना परसेंट, 90, 80, 70 इतना ही होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। और चौथी बात सर, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से भी इसमें एनर्जी लॉस होगा। जब हीट होगा तो भाई वो हमारी जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में कन्वर्ट करेगा। तो हीट की वजह से भी इसमें एनर्जी लॉसेस होंगे। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लॉसेस ऑफ एनर्जी कई बार पूछा गया, हमारे उसमें आया हुआ है ये, तो लॉसेस ऑफ एनर्जी हो जाती है भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आया ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से। ठीक है, आई थिंक सब वी नीड ट्रांसफार्मर। व्हाई वी नीड ट्रांसफार्मर, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत ही क्यों है? हम डायरेक्ट जो मेन पावर है वहीं से 220 का वोल्टेज नहीं भेज सकते क्या? ठीक है, तो आप ये समझिए कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों है। तो भाई साहब ट्रांसफार्मर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सर जो वहां पर पावर है वो सर 20,000 वोल्टेज का बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 वोल्टेज का। और जब इतना बन रहा है और मैंने कहा कि सर मैं वहीं से 200 वोल्टेज पर बनाकर भेज दूं, तो P = VI होता है भैया। ये है जब ट्रांसफार्मर नहीं है ना, जब ट्रांसफार्मर का हम यूज नहीं कर रहे तब क्या हो रहा है। तो यहाँ सर 20,000 वॉट की पावर जनरेट हो रही है, इतनी पावर जनरेट होती है मेन सप्लाई से। इसे सर 200 में कन्वर्ट करोगे तो सर करंट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 100 एम्पियर का करंट आएगा। और जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर जब हम यूज कर रहे हैं तो भाई साहब पावर तो 20,000 वॉट की जनरेट हो रही है, लेकिन पोटेंशियल हम 1,000 में डिवाइड कर देते हैं। जो ट्रांसफार्मर है उससे पोटेंशियल कम हो जाता है ना, पोटेंशियल ज्यादा हो गया, सॉरी यहाँ कम था, हमें डायरेक्ट 200 पर भेजना था, या हमने ट्रांसफार्मर को 1000 पर भेजा, तो सर P = VI हो गया। 2000 यहाँ से सर 20,000 अपॉन में 1000 = I, तो क्या I सीधा सीधा 10 एम्पियर बचा। अब एक बात बताओ, जो अब नॉर्मल जब एक ट्रांसफार्मर का हम यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का यूज करते समय जो पावर, जो कितना एम्पियर का करंट आता है, 10 एम्पियर का करंट। और अगर ट्रांसफार्मर का यूज ना करें तो कितने एम्पियर का करंट आएगा, आप बोलो सर 100 एम्पियर का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 10 एम्पियर के करंट को लाने के लिए हमें इतने बड़े बड़े मोटे मोटे वायर लगाने पड़ते हैं, तो 100 एम्पियर के करंट को बनाने के लिए कितना कितना बड़ा वायर लगाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इसका 10 गुना बनाना पड़ेगा। तो हैवी वायर्स बनाने पड़ेंगे, हैवी वायर्स बनाने पड़ेंगे, तो सर उनको रोकने के लिए हैवी हैवी क्या बनाने पड़ेंगे, आपको खंबे, पोल्स बनाने पड़ेंगे। हैवी पोल्स बनेंगे तो सर खर्चा ज्यादा आएगा, शॉर्ट सर्किट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ढेर सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, पावर ज्यादा में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हम फिर से ट्रांसफार्मर से हाई टू लो कर पाते हैं, और लो कर पाने की वजह से हम अपने घरों में 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट ही भेज पाते हैं। तो ठीक है, ये है भैया इसका थ्योरी कि हम लोगों को नीड क्यों है ट्रांसफार्मर की। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाता है भाई साहब, मेरे को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर से आपको कोई चीजें छूट जाती हैं तो बता दूंगा। ठीक है,